जय हिंद दोस्तों। मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले 11वीं के एसपी के चैप्टर नंबर 1 के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 सूचना संचार के विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को आगे की ओर ले जाएंगे। सबसे पहले इससे पहले हमने पढ़ा कि सूचना संचार के 7 ऐसे प्रमुख माध्यम होते हैं, यानी पड़ाव होते हैं। सर्वप्रथम वक्ता जो बोलता है वो अपने विचारों को क्रमशः यानी किस प्रकार से प्रस्तुत करता है, संदेश और सूचना तैयार करता है, किन किन माध्यमों का उपयोग करता है, उसका अर्थघटन कैसा करता है और श्रोता तक वो किस प्रकार से पहुँचता है और श्रोता को क्या समझ में आता है कि उसे प्रतिभाव करता है। तो इस प्रकार की ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो इसी प्रक्रिया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे का मुद्दा है सूचना संचार की पद्धतियाँ। पहले देखी गई सूचना संचार की प्रक्रिया में माध्यम और साधन स्वरूप सामग्री का महत्व विशेष है। यानी सूचना संचार की प्रक्रिया में माध्यम और साधन स्वरूप सामग्री का महत्व विशेष है। विविध प्रकार के सूचना संचार हेतु उसके अनुरूप पद्धतियों का उपयोग होता है। मात्र 2 ही व्यक्ति सम्मिलित हो ऐसे सूचना संचार की प्रक्रिया पद्धति अलग होती है। यानी मात्र 2 ही व्यक्ति सम्मिलित हो तो वो एक दूसरे से मौखिक बात कर सकते, या फिर एक दूसरे को खत लिख के बात कर सकते, या फिर एक दूसरे को वीडियो कॉन्फ्रेंस या संदेश या मैसेज द्वारा बात कर सकते। तो अलग अलग पद्धतियों से बात कर सकते। व्यक्ति और समूह के बीच हो, अर्थात वक्ता एक व्यक्ति हो और श्रोता समूह में हो जैसे कि कक्षा, तो उसकी प्रक्रिया लंबी, छोटी या संकुल रहेगी एवं पद्धति बदलेगी। अब ऐसा होगा कि कोई स्पीकर या आपको बोल रहा है और आप बहुत सारे ग्रुप में बैठ के सुन रहे हो, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो उसमें प्रक्रिया छोटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है और संकुल भी हो सकती है। इसके विरुद्ध जब सूचना संचार समूह और व्यक्ति के बीच हो, अर्थात वक्ता समूह में हो एवं श्रोता एक व्यक्ति हो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब ऐसी स्थिति में भी प्रक्रिया व पद्धति अलग रहेगी। तदुपरांत 2 समूह के बीच विचार विनिमय हो रहा हो जैसे समूह विमर्श, तो यहाँ भी प्रक्रिया व पद्धति भिन्न रहेगी। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक कम्युनिकेशन में प्रक्रिया और पद्धति अलग अलग होती है। यदि वक्ता और श्रोता व्यक्ति या समूह एक ही स्थान पर आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो जैसे कि कक्षा, तो उस अवस्था में सूचना संचार की प्रक्रिया साधन माध्यम का चुनाव एवं नियुक्त एक ही प्रकार की रहेगी। जब वक्ता और श्रोता आमने सामने न हो, अपितु जैसे कि प्रसार माध्यम द्वारा और जैसे कि टेलीफोन तथा सूचना संचार की प्रक्रिया बदलेगी। अब उदाहरण लीजिए कि अगर यदि मैं आपको क्लास में बैठ के पढ़ा रहा होता तो मेरे पास एक ही माध्यम था कि मैं आपको बोल बोल के समझा दूँ, परंतु अब जब आप दूर हो और मैं दूर हूँ तो मैं आपको इस यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। यानी यहाँ पे माध्यम भी हर बार बदलेगा। टेलीकम्युनिकेशन की सामग्री का उपयोग करके टेलीकम्युनिकेशन के योग्य साधन द्वारा स्थान के अंतर को अस्वीकार करके आमने सामने रहकर इस रूप में सूचना प्रसार आज के युग में संभव हुआ है। सूचना संचार की पद्धतियाँ निम्नलिखित रूप में समझाई गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति दूर दूर बैठ के भी सूचना संचार कर सकता है एक दूसरे के साथ, जिस प्रकार की मैं अभी फिलहाल आपके साथ कर रहा हूँ। आप वीडियो देख के समझ रहे हो और मैं आपसे काफ़ी दूर बैठा हुआ हूँ। तो सूचना संचार की कुछ पद्धतियाँ दी है। तो सूचना संचार की कुछ पद्धतियाँ यहाँ पे आपके सबसे पहले पद्धति मौखिक, यानी किसी को बोल के समझाना। तो मौखिक में समझेंगे सूचना के अनुरूप भाषा शब्द के उपयोग द्वारा बोलकर ही की जाने वाली सूचना संचार की पद्धति को मौखिक सूचना संचार की पद्धति के रूप में जाना जाता है। सूचना संचार की इस पद्धति में उच्चारण की स्पष्टता एवं सुने जा सके ऐसे भारी आवाज़ की आवश्यकता है। बातचीत, वार्तालाप, संवाद, गोष्ठी, भाषण, समूह चर्चा इत्यादि पर पद्धति के उदाहरण हैं। यानी किसी को बोलकर समझाने वाली पद्धति को मौखिक सूचना संचार की पद्धति कहते हैं और बातचीत करना, वार्तालाप करना इसके उदाहरण है। लिखित की बात करें, रिटर्न सूचना संचार, तो सूचना को योग्य भाषा शब्द के उपयोग द्वारा योग्य लिपि में लिखकर भेजी गई ऐसी पद्धति को लिखित सूचना संचार की पद्धति कहते हैं। यानी जो पद्धति लिख के भेजी जाए ऐसे सूचना संचार की पद्धति को लिखित सूचना संचार की पद्धति कहते हैं।
या लेखन में शैली एवं शब्द का उपयुक्त चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साहित्य, पुस्तक, पत्र लेखन, हस्तप्रस्त, ईमेल, वार्ता, वर्तमान पत्र आदि इसके उदाहरण हैं। अब दृश्य यानी विजुअल, बिना शब्द, चिन्ह, प्रतीकों, चित्रों, आलेखों, नक्शों, रंगों द्वारा बिना बोले सुने देखकर समझी जाने वाली सूचना संचारकों को दृश्य पद्धति कहा जाता है। यानी मात्र देखकर इशारा कर रहे हो और आप देख रहे हो और समझ रहे हो तो उसे दृश्य पद्धति कहा जाता है। श्राव्य पद्धति, भाषा शब्द के उपयोग एवं भिन्न आवाज द्वारा वक्ता एवं श्रोता आमने सामने न हो फिर भी होने वाली सूचना संचार की पद्धति अर्थात श्राव्य सूचना संचार की पद्धति। अभी एक श्राव्य सूचना संचार की पद्धति का सबसे बड़ा उदाहरण आप और मैं ही है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, एक श्राव्य सूचना पद्धति है। रेडियो, टेलीफोन, सीडी, टैप रिकॉर्डर इत्यादि इस पद्धति के उदाहरण हैं। दृश्य और श्राव्य सूचना संचार ऐसी पद्धति की जिसमें देखना और सुनना एक ही साथ हो। चलचित्र, डीवीडी, टेलीविज़न, कंप्यूटर जैसे माध्यम उपकरण देखने और सुनने एक साथ होते हैं। जब आप टीवी देखते हो तो आप उसको देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। ये इसका उदाहरण है कि आप दृश्य श्राव्य पद्धति का उपयोग करते हो। मौन यानी साइलेंट यानी इशारों में, जब आप इशारों में किसी को समझाते हो तो वो मौन पद्धति है। सूचना संचार शब्दों के बिना भी संभव है। सूचना संचार की ऐसी पद्धति में जिसमें शब्दों की अनुपस्थिति हो उसमें मौन के रूप में जाना जाता है। मौन सहमति सूचक भी हो सकता है और कभी असहमति सूचक भी हो सकती है। मौन धारण करके संवेदना प्रकट की जाती है। शाब्दिक अभिव्यक्ति के समय क्षण भर के लिए मौन धारण की स्थिति ध्यान आकर्षित करने या वस्तु पर ध्यानाकर्षित सूचित होती है। यानी बिना शब्दों का उपयोग करके जब आप किसी को समझाते हो तो वो मौन सूचना संचार की पद्धति हो जाती है। सूचना संचार की पद्धतियों में मौखिक सूचना संचार एवं लिखित सूचना संचार सबसे अधिक उपयोग में आने वाली प्रचलित पद्धतियाँ। विचार, विभावना, सूचना एवं मनोभाव के आदान प्रदान उपरांत विविध सूचना संचार इन पद्धतियों द्वारा सरल एवं सफल बनती है। अब जानेंगे मौखिक सूचना संचार की पद्धतियाँ। तो पद्धति समझेंगे मौखिक सूचना संचार की। तो सूचना संचार हेतु सबसे उपयोगी ऐसा साधन अर्थात भाषा इसके लिए सबसे अति आवश्यक है। किसके लिए? सूचना संचार के लिए। उसे समझने, उपयोग में लेने या उसमें प्रवीण होने हेतु 4 प्रकार के कौशल का उपयोग होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी अब यदि आपको सुनना बोलना आता है या पढ़ना लिखना, ये 4 चीज़ें आती है तो आप इसमें प्रवीण हो सकते हैं। मौखिक सूचना संचार में वक्ता शब्द या भाषा एवं वाक्य रचना का उपयोग करके आवश्यकता अनुसार हाव भाव, हलन चलन का प्रयोग करके जोर से बोलकर सूचना में लेन देन का प्रयत्न करता है, जिससे श्रोता समझ जाता है। इस पद्धति द्वारा व्यक्ति समूह के बीच सूचना संचार संभव हो सकती है। यानी जब आपके बोलचाल के ढंग में बदलाव आता है, आप धीरे बोलते हो, जोर से बोलते हो और दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हो, तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में या व्यक्ति समूह के बीच में या समूह के बीच सूचना संचार संभव हो सकता है। बातचीत, वार्तालाप, संवाद, गोष्ठी, भाषण, समूह चर्चा जैसी विविध स्वरूप द्वारा मौखिक सूचना संचार होता है। अब मौखिक संचार की पद्धति के लाभ सुनेंगे हम। तो सबसे पहला लाभ, सूचना संचार की यह पद्धति सबसे सरल क्या है? सबसे सरल है, सबसे त्वरित यानी तुरंत होने, अत्यधिक उपयोगी है। यानी यह सबसे सरल, त्वरित और अत्यधिक उपयोगी है। इसमें कागज, कलम इत्यादि आवश्यक नहीं होती। यदि आप किसी को बोल के समझाना हो तो उसमें कागज कलम की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य रूप से प्रत्येक स्वरूप में होने वाली इस पद्धति में वक्ता को श्रोता का प्रतिभाव तुरंत मिलता है, जिससे असमंजस की स्थिति खड़ी होने पर उसका तुरंत निवारण हो जाता है। यानी जब इस पद्धति का उपयोग होता है तो आमने सामने श्रोता और वक्ता दोनों होते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति बोलता है तो सामने वाला उसे समझ के तुरंत प्रतिभाव देता है, जिसके कारण बोलने वाला समझ जाता है कि सामने वाला समझ गया या नहीं समझा। चौथा, श्रोता की ओर से मिलने वाली त्वरित प्रतिभाव से वक्ता उत्साह, प्रेरक एवं प्रेरणादायी बनता है। यानी श्रोता की ओर से जब आपको प्रतिभाव मिलता है तो जो बोलने वाला होता है उसको उत्साह मिलता है कि हाँ, मैंने सही बोला और इसके लिए सही फीडबैक आया है।
5वां, सूचना के आदान प्रदान की इस पद्धति में वक्ता को श्रोता की ओर से त्वरित प्रतिभाव मिलता है और इसके अनुसार साधन माध्यम के परिवर्तन लाकर इसमें सुधार किया जा सकता है। यानी जब सुनने वाला तुरंत बता देता है कि आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो इसको सुनकर बोलने वाला अपने पद्धति में कुछ बदलाव लाके उसे समझाने का पूरा प्रयत्न कर सकता है, जिससे सूचना संचार असफलता की परिस्थितियां नहीवत हो जाती है, यानी सूचना संचार असफल नहीं होते। 6वां, श्रोता यदि निरक्षर अनपढ़ हो तो भी सूचना का प्रयत्न इस पद्धति में संभव है, यानी कोई अनपढ़ हो तो भी हम उससे बातचीत करके समझा सकते हैं। इस पद्धति में समय की बचत होती है, यानी तुरंत आपकी जो मांग होती है वो सामने वाले तक पहुंच जाती है और आपके समय की बचत भी होती है। आगे बढ़ेंगे, मौखिक सूचना संचार पद्धति की मर्यादा, इसमें क्या क्या इसकी मर्यादा है उसके बारे में समझेंगे। तो पहली, संवाद और चर्चा जैसी इस पद्धति के स्वरूप में एकांचित वाद विवाद का जन्म हो जाए तो इस अवस्था में मौखिक सूचना संचार असफल हो जाता है। यानी यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है और बातचीत में यदि कोई गलत शब्द अपशब्द या न समझ में आए ऐसा शब्द बोल दे तो कई बार बातें लड़ाई झगड़ों वाद विवादों तक पहुंच जाती है, जिसके कारण ये सूचना संचार असफल हो जाता है। दूसरा, वाद विवाद की स्थिति उपस्थित होने से समय या शक्ति की बर्बादी होती है, यानी जब लड़ाई वड़ाई झगड़े वगड़े हो जाते हैं तो आपका समय भी बर्बाद होता है और आपकी शक्ति भी बर्बाद हो जाती है। तीसरा, कही गई बोली गई सुनी गई सुनाई गई सूचना की विश्वसनीयता हमेशा कम ही होती है, यानी कोई आपको कुछ चीज़ बता रहा है तो आप उस पर कम ही विश्वास करते हो क्योंकि वो कही गई बातें आप उसे समझते हो। चौथा, मौखिक सूचना संचार लिखित प्रमाण की अनुपस्थिति में आधारभूत नहीं माना जाता, यानी मौखिक क्या होता है, एक बार बोल दिया मतलब वो खत्म हो गया, परंतु लिखित क्या आपके पास लिखा हुआ पड़ा होता है कि हाँ भाई ने ऐसा बोला था, पर मौखिक ये तुरंत खत्म हो जाता है, इसलिए इसका आधारभूत नहीं माना जाता है। यदि सूचना विशाल व विस्तृत हो तब सूचना के पक्ष की ओर इस पद्धति द्वारा परिणाम मिलने में सफलता नहीं मिलती, यानी जब ये बहुत बड़ा सूचना संचार हमको प्रदान करना हो तो बोल बोल के आप जब कुछ शब्दों का उपयोग अधिक बार कर देते हो या किसी कारण गलती करते हो तो श्रोता से उचित प्रतिभाव आपको मिलता नहीं है। इसके बाद देखेंगे 6, मौखिक सूचना वक्ता और श्रोता दोनों पक्षों को अवस्थानुसार लंबे समय तक याद नहीं रह सकती है, यानी कोई आपको जो चीज़ें बोल के चला जाता है तब वो सूचनाएं आपके जहन में आपके दिमाग में लंबे समय तक नहीं रहती, यानी एक बार उसने बोल दिया कि हाँ भैया इस प्रकार से कुछ काम है, आपने सुन लिया, फिर आप उसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते या लंबे समय के बाद उसे याद कर नहीं सकते हो। 7वां, मौखिक सूचना पद्धति इसके मूल स्वरूप में सुरक्षित नहीं रह सकती है, यानी कोई व्यक्ति आपको कोई सूचना मौखिक रूप से बोल के गया, कोई व्यक्ति आपको जब मौखिक रूप से बोल के जाता है तो आप उसको सुन लेते हो, फिर सुनने के बाद वो आपके दिमाग में रह जाता है। यदि आप वही बात दूसरे व्यक्ति को बोलते हो तो या तो बड़ा चढ़ा के बोलते हो या कुछ कुछ हद तक कम बोलते हो, तो जब कम बोलते हो या बड़ा चढ़ा के बोलते हो तब ये सूचना संचार में उसके मूल स्वरूप में रह देता और सूचना संचार गलत हो जाता है। उसके बाद मौखिक सूचना संचार की इस पद्धति में वक्ता की वृत्तुत अदा एक प्रस्तुतिकरण योग्य न हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑटो करेक्ट। जब आप व्हाट्सअप चलाते हो तब आप टाइप कुछ और करते हो और लिखा कुछ और जाता है, और यदि वो मैसेज किसी को चला जाता है, यानी जैसे आपने कुछ लिखा और उसका कुछ अलग ही मतलब चला गया, तो बात का अनर्थ भी हो जाता है और वाद विवाद भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं और फिर मारामारी भी हो जाती है। 9वां, वक्ता को बोलने से पहले विचार करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। ये कहावत है कि धनुष से छूटा हुआ तीर और मुंह से छूटती हुई वाणी कभी वापस ली नहीं जाती। इस कारण से बोलने में सोच समझ के बोलना पड़ता है। यदि कुछ ऊंच नीच कुछ बोल दिया तो वो शब्द वापस आने वाले नहीं है, फिर झगड़ा होना ज़रूरी है कि झगड़ा तो होने वाला है। तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर को एक बार फिर से रिवाइज करें तो आपने सीखा सूचना संचार की पद्धतियाँ। सबसे पहले आपने सीखी मौखिक पद्धति जिसमें बोल बोल के दूसरे व्यक्ति को समझाया जाता है।
उसके बाद आपने सीखी लिखित पद्धति, यानी किसी को लिख के समझा दिया जाता है। दृश्य सम पद्धति, यानी इसमें सुनने और बोलना तो नहीं है, पर दृश्य को देख देख के आप समझ जाते हो। श्राव्य, यानी बोले गए ऑडियो को सुन के आप समझ जाते हो कि क्या बोलना चाहते हैं। श्राव्य दृश्य, यानी ऑडियो और विजुअल दोनों देख के आप, यानी जैसे कि आप टीवी देखते हो तो टीवी में देख के आप समझ जाते हो कि क्या बता रहे हैं। मौन, यानी इशारों में बातें करके भी आप समझ जाते हो। तो ये थे सूचना संचार की पद्धतियाँ। उसके बाद हमने मौखिक सूचना संचार की पद्धति देखी कि किस प्रकार से मौखिक सूचना संचार की पद्धति होती है। उसके कुछ लाभ देखे कि कागज का उपयोग नहीं होता, श्रोता निरक्षर हो तो भी इस पद्धति में समय बचता है आदि देखे। उसकी मर्यादाएं देखी कि लंबी जानकारी आप बुल के नहीं समझा सकते। उसके बाद उसकी कुछ और अन्य मर्यादाएं भी देखी। तो ये था आज का लेक्चर। इसके बाद की सारी बातें अगले लेक्चर में। धन्यवाद। और एक बात, हमारा एक और चैनल है, स्टडी विथ राउडी। तो इस चैनल यूट्यूब पे आपको ये चैनल सर्च करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस देखनी है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।